नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। पेपर आज ही है आप सबका। सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करना। रिसर्च एंड मैथडोलॉजी, आप सभी का पेपर कौन सा है? रिसर्च एंड मैथडोलॉजी। तो पेपर से पहले ज़रूर फुल रिविज़न, और 100% कह रहे हैं कि यहाँ से जितना भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, इसमें से काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो आपके हूबहू पेपर में मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लाइक नहीं करते हैं ऐसे कंजूसी ना किया करो, लाइक ज़रूर किया करो और अधिक से अधिक शेयर भी किया करो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और वीडियो बिल्कुल भी आप सब स्किप मत करना, ठीक? नहीं तो पछताओगे, ठीक? तो वीडियो को पूरा देखना। पहला प्रश्न आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले यही जान लो, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको क्या पता है कि रिसर्च होता क्या है, ठीक? तो रिसर्च, अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, ठीक? ये दो शब्दों री और सर्च से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पुनः खोज अथवा खोज की पुनरावृत्ति अथवा उसी किसी घटना के संबंध में अन्वेषण करना। अनुसंधान का अर्थ बार बार खोजने से भी लिया जाता है, ठीक? अगर अनुसंधान में अगर आप त्रुटियों को बार बार खोजेंगे तभी तो रिसर्च करेंगे, कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है, ठीक? वही है, ठीक? दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अनुसंधान का अर्थ है त्रुटियों के सुधार करना, नए संबंधों को खोज करना, ज्ञान का पुनर्गठन करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहाँ पर देख लेते हैं अनुसंधान की अर्थ। अगर आ जाता है पेपर में तो आप ऐसे ज़रूर लिखना, अनुसंधान का अर्थ क्या है? त्रुटियों में सुधार करना, नए संबंधों की खोज करना, ज्ञान का पुनर्गठन करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। उसके उपरांत आते हैं, हम मेन टॉपिक ही कवर करेंगे, ठीक? यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक ने अक्षर के अनुसार देख लेते हैं, ठीक? वस्तुतः अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को पुनर्गठित करता है। यह उच्चतम मानसिक गतिविधि भी होती है। रिसर्च का क्या होता है, इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं, ठीक? फर्स्ट आता है आपका आर। आर फॉर क्या होता है? रिलेशन वे, सॉरी बच्चों, रेशनल वे ऑफ द थिंकिंग। उसके बाद एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट, फिर सर्च फॉर सॉल्यूशन, यस से, और ई से एक्सटेंशन, और उसके बाद ए से एनालिटिक व्यू, फिर उसके बाद आर से होता है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, और सी से होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, और यस से होता है ऑनेस्टी इन वर्क। ओके, ये आपका फुल फॉर्म हो गया, ठीक? मैकडूगल के अनुसार ये परिभाषा याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा। मैकडूगल ने क्या कहा था रिसर्च के बारे में? इन्होंने कहा ज्ञान स्वयं एक अनुसंधान है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के 3 क्षेत्र होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। एक होता है परातत्व सिद्धांत अनुसंधान, दूसरा होता है मानव विज्ञान, तीसरा होता है विज्ञान। परातत्व जो होता है जिसके परीक्षण नहीं किया जा सकता, रहस्यवाद, मृत्यु, पुनर्जन्म, भोग इत्यादि। जिनको ज़्यादा तेज लग रहा है वो वीडियो दोबारा से वॉच कर लें, अच्छे से समझ लेना, ठीक? फिलहाल समय बहुत कम है, इसलिए हम स्पीड के साथ कवर करेंगे, ठीक? इतना सब पढ़ चुके हो आप, उस सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक? मानव विज्ञान इन पर परीक्षण किया जा सकता है, किंतु पूर्ण वैज्ञानिकता का अभाव होता है, जैसे दर्शन शास्त्र हुआ, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान आदि, जिन्हें हम संक्षेप में मानव विज्ञान भी कहा जा सकता है। इसके परीक्षण में भी कई कठिनाइयाँ होती हैं, जिसमें मानव व्यवहार का पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता है, ठीक? अध्ययन ही करना रहता है आपको रिसर्च में, ठीक? नेक्स्ट आता विज्ञान। विज्ञान में कहा था मैकडूगल ने कि विज्ञान के वैज्ञानिक ज्ञान होता है, इसमें परीक्षण करने की 100% संभावना होती है। इसके अंतर्गत आते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, भूगर्भ शास्त्र इत्यादि। और रस्क ने कहा कि अनुसंधान एक विशेष दृष्टिकोण है, एक अभिवृत्ति है तथा एक मानसिक संरचना है। मौली ने कहा कि अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसमें गणितीय संचितता, शुद्धता तथा वैज्ञानिक अनुभूति सम्मिलित है। कॉटन वी गुड ने कहा कि विज्ञान एक अनुसंधान एक दूसरे का पर्यायवाची है। वैज्ञानिक पद्धति अनुसंधान के अभाव में अवैज्ञानिक होता है। अनुसंधान की विशेषताएं देख लेते हैं बच्चों, हम इसके बारे में बीच में नहीं पढ़ेंगे, और जिनके पास सीरीज है वो रिवीजन कर लेना, ठीक? फिलहाल ऑब्जेक्टिव होता है, जो वस्तुता होता है इसकी विशेषता में, और परीक्षण क्षमता होनी चाहिए अनुसंधान
की विशेषता में विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो रियलिटी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, उसके बाद व्यापकता होनी चाहिए। अभी लास्ट में हम कुछ डिफरेंट जो अंतर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से ज़रूर एक अंतर पूछा जाएगा आपके पेपर में, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक। हम जानते हैं आप सब बोर हो जाते हैं, स्किप कर देते हो, ऐसा मत किया करो, हमें पता चल जाता है कि बच्चे कितना वॉच कर रहे हैं, ठीक। सत्य के प्रति निष्ठा करना। इसके बाद आते हैं एक अच्छी परिकल्पना। मैंने मॉडल पेपर आप सबको हल कराया था, मॉडल पेपर में बार बार प्रश्न ये पूछा गया था, एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं बताइए, ये इसके प्रकार क्या हैं। तो परिकल्पना अगर आ जाता है तो फर्स्ट आता है परिकल्पना परीक्षण योग्य कथन। जी हाँ, अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान में ऐसी परिकल्पना निर्मित करनी चाहिए, इमेजिन करनी चाहिए जिसकी परीक्षा की जा सके, अर्थात जिसे उपकल्पना की जांच की जा सके, उपकल्पना सत्य है अथवा असत्य है। वैज्ञानिक अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को परीक्षण योग्य उपकल्पना करनी चाहिए। जैसे वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसंधानकर्ता आंकड़ों के आधार पर उपकल्पना सत्य है अथवा असत्य है इसकी जाँच करता है, ठीक। परिकल्पना समस्या का पर्याप्त हेडिंग याद कर लो, ठीक। इसके अंतर्गत कुछ भी लिख देना, अब समय बहुत कम है। परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर होना चाहिए, तर्कसंगत सरलता होना चाहिए, परिकल्पना के बारे में ऐसे लिख देना, ठीक। 4 आता है अल्पव्ययी परिकल्पना होनी चाहिए, जिसमें अल्पव्ययी होना चाहिए। उसके बाद 5 आता है मात्रात्मक मापन योग्य होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि जो परिकल्पना की अन्य परिकल्पनाओं से संगत होनी चाहिए। स्वीकृति और अस्वीकृति की समान संभावना होनी चाहिए। परिकल्पना में प्रामाणिकता का गुण भी होना चाहिए, ठीक। अगर परिकल्पना कर रहे हैं उसमें ये भी गुण होना चाहिए कि आप किस तरह से प्रमाणित करेंगे, ठीक। परिकल्पना किसी शोध विधि द्वारा परीक्षणीय होनी चाहिए। परिकल्पना द्वारा अधिक संख्या में निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। और फिर आता है परिकल्पना प्रत्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट भी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है आपका प्रयोग या प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें स्वतंत्र चर का प्रस्ताव क्या होता है बच्चों, 1 मिनट। जो स्वतंत्र होते हैं चर होते हैं, स्वतंत्र चर के बारे में मैं बताया था, और वो प्रस्तन के बारे में, ठीक। चरों का मापन किया जाता है प्रयोग में। उसके बाद आता है प्रयोग में नियंत्रण किया जाता है। स्वतंत्र चर को प्रभावित करने वाले चर होते हैं। परतंत्र चर को प्रभावित करने वाले कारक का संगत पर चर पर प्रभाव पड़ता है। वहीं पर वातावरण संबंधी चरों का नियंत्रण भी किया जाता है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप सब देख लेना, ठीक। परतंत्र वीडियो रोक के आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक, पढ़ भी सकते हैं। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि कॉलेज में पेपर भी है और इसलिए हम बहुत फास्ट कर रहे हैं, ठीक। परतंत्र चर पर स्वतंत्र चर का प्रभाव और सैद्धांतिकीकरण, उसके बाद विश्वसनीय और वैध परिणाम, परिकल्पना परीक्षण, निश्चितता। ओके, उसके बाद अंतर आ जाता है। अंतर बहुत गहराई से पढ़ना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक या द्वितीयक समंक में अंतर क्या होता है। प्राथमिक समंक जो आंकड़े होते हैं, द्वितीयक समंक, ठीक, अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर प्रथम बार संकलित किए जाते हैं, वही प्राथमिक समंक होता है। प्रकाशित या प्रकाशित प्रलेखों, पत्र पत्रिकाओं, पांडुलिपि आदि के द्वारा जो संकलित किए जाते हैं वो द्वितीयक समंक होते हैं। ये मौलिक होते हैं जबकि ये मौलिक नहीं होते हैं। प्राथमिक समंकों को संकलित करने में अधिक धन का समय लगाना पड़ता है और अपेक्षाकृत कम समय एवं धन लगता है, ठीक। और उसके बाद प्राथमिक समंकों को संकलित करने के प्रत्यक्ष निरीक्षकरण, प्रश्नावली, अनुसूची आदि उपकरणों का सहारा भी लिया जाता है। द्वितीयक समंकों का संकलन करने के लिए जीवन, इतिहास, डायरी, पत्र, रिकॉर्ड, पत्रिकाओं का सहारा लिया जाता है। प्राथमिक तथा कच्चे माल की तरह होते हैं और इसका सांख्यिकीय विश्लेषण व निर्वाचन बाकी होता है, जबकि द्वितीयक तैयार उत्पादित वस्तुओं की भांति होते हैं, इनका उपयोग के लिए तैयार रहता है, ठीक। उसके बाद प्राथमिक तथ्यों का असंकलन तथ्यों के संकलन की पहली अवस्था होती है, जबकि द्वितीय अवस्था समंकों की असंकलन की दूसरी अवस्था क्या होती है, द्वितीय समंक होती है, ठीक। यादृच्छिक प्रचयन या स्तरीयकृत प्रचयन में अंतर बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, वह यादृच्छिक प्रचयन जो होता है इसमें जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने की संभावना बनी रहती है। इसमें संभावना नहीं बनी रहती, इसमें संपूर्ण जनसंख्या को अलग अलग स्तरों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक। यह विषम जातीय जनसंख्या के लिए उपयुक्त होती है, जबकि ये विषम जातीय जनसंख्या के लिए उपयुक्त होती है, दोनों होती है, ठीक।
ये अनुपयुक्त होती है, वो उपयुक्त होती है। फिर इसके बाद यादृच्छिक में आता है, विस्तृत जनसंख्या के लिए अनुपयुक्त होती है, जबकि विस्तृत जनसंख्या के लिए उपयुक्त होती है। बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए अनुपयुक्त होती है, बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, इसमें समय, श्रम तथा मुद्रा का व्यय होता है, जबकि इसमें श्रम एवं मुद्रा का व्यय अधिक होता है। ठीक, उसके बाद ये भी अंतर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली और अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है, ये विगत वर्ष में पूछा गया हुआ प्रश्न है। ठीक, जिसका उपयोग अध्ययनकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर स्वयं किया जाता है, जबकि प्रश्नावली प्रश्न उत्तरदाताओं के पास डाक प्रेषित की जाती है। इस प्रकार इसका उपयोग करने के लिए उत्तरदाता तथा अध्ययनकर्ता के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद प्रश्न अनुसूची में क्या होता है कि अनुसूची का उपयोग एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तथा सीमित अध्ययन क्षेत्र में भी तथ्यों का संग्रह करने के लिए किया जाता है, जबकि प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि होती है जिसके द्वारा कितनी भी दूर तक फैले हुए बहुत बड़ी संख्या वाले उत्तरदाता से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ठीक, यहाँ पर वीडियो इसके रोक के आप देख लेना। ठीक, इसके बाद ये आता है सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन में अंतर। ये जरूर पूछा जाएगा इस बार आपके पेपर में। अध्ययनकर्ता समूह का एक अभिन्न अंग बन जाता है। अध्ययनकर्ता जो होता है मौन दृष्टा के रूप में अध्ययन करता है। ठीक, ये भी आप सब इस वीडियो को ऐसे रोक के पढ़ लेना। ठीक, फिलहाल जो इम्पोर्टेंट थे हम बता दिए हैं। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता रानी। आज आप सभी का लास्ट वीडियो था, आज तक आप सब बने रहे। और अब प्रैक्टिकल बाकी है, प्रैक्टिकल की भी वीडियो आप सबको हम अपलोड करेंगे आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए जय माता रानी।